हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही शानदार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया वाला टॉपिक। बात समझ में आ रही है? एक बहुत शानदार वाला टॉपिक कि भैया स्वतः और अस्वतः प्रक्रम यानी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली क्या होती है। बढ़िया वाला टॉपिक है। प्रथम नियम अपन ने पढ़ लिया, उसमें बहुत सारी खामियां हमने देख ली थी। अब हम ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की तरफ चल रहे हैं, राइट। और उससे पहले हमें जो है उससे पहले हमें जो है स्वतः और अस्वतः प्रक्रम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, कहानी बड़ी सिंपल सी है, पर इसके बाद हम क्योंकि गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, हम अस्त व्यस्तता के बारे में पढ़ेंगे यानी कि एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, राइट, उनमें से स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः और नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि अस्वतः जो अभिक्रियाएं हैं उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेरे पास ना रिएक्शन को अपन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो, रिएक्शन को अपन समझते हैं इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट प्राणी से, और उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? अब ये जो स्टूडेंट होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से देखना, ये जो स्टूडेंट होता है ये 3 प्रकार का होता है। मैंने कहा भाई, एक तो जो अपने आप पढ़ ले, जो अपने, ठीक है, अपन लिख लेते हैं भाई, एक वो बच्चा होता है जो अपने आप पढ़ ले, पहला जो अपने आप पढ़ ले, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ंता है, पढ़ंतु है। बात समझ में आ रही? तो एक बच्चा तो बेटा वो हो गया जो कि अपने आप पढ़ाई कर लेता है, उसको किसी से बोलने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो पढ़ने लगता है। दूसरा बच्चा वो होता है ना जो पढ़ने का मन तो करता है पर उसको ना थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए रहता है, हल्का सा आपने मोटिवेट किया और फिर पढ़ लेता है। तो दूसरा वो होता है जिसको हल्का सा आपने हिंट किया, मोटिवेट से हल्की हिंट है ना, इसको पूरा ऐसे लिख देता हूं मैं कि दूसरा वो बच्चा होता है जो हल्का मोटिवेशन, या फिर आप ये कह लो कि सर हिंट, या आप ये कह लो कि सपोर्ट, हिंट, या फिर आप ये कह लो कि सपोर्ट। बात समझ में आई? तो एक बच्चा वो होता है जिसको हल्का मोटिवेशन चाहिए, हिंट चाहिए, सपोर्ट से पढ़ ले। बात समझ में आई? बोलो यस सर। सॉरी, पढ़ ले। तो ये दूसरी सिचुएशन होगी। एक और होते हैं धुरंधर टाइप के, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? तो एक तीसरी कैटेगरी भी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं धुरंधर कैटेगरी, कि कुछ भी हो जाए, मतलब मैं क्या कह रहा हूं भाई, कुछ भी हो जाए, क्लियर, हम नहीं पढ़ेंगे। हालांकि अच्छी बात नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। बात समझ में आई? आपने कहा सर हमारे बारे में बात कर रहे हो आप, तो आप आज, राइट। तो देख लो भैया कौन किस कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रही? पर होते तो तीनों स्टूडेंट ही है ना। तो हमने कहा यदि हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो भैया 3 कैटेगरी होगी। एक वो होगा जो अपने आप पढ़ लेगा, बात समझ में आ रही है भैया। दूसरा जो होगा जो पढ़ना तो चाहता है पर उसको थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा एक पुश की जरूरत है, एक थोड़े से स्पार्क की जरूरत है, एक थोड़े से किक की जरूरत है। तीसरा हो जाए कि कुछ भी हो जाए, मतलब आप उसकी ऐसी मुंडी पकड़ के किताब के ऊपर ऐसे रख दो तो भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ने की एक्टिंग कर लेगा। और बच्चे तो मतलब इसमें माहिर होते हैं, बच्चे मतलब हर वो जो स्टूडेंट है वो एक्टिंग करने में माहिर होता है कि मन नहीं है तो भी किताब में ऐसे देखेगा जैसे उसके साफ समझ में आ रहा है, मन नहीं है तो भी क्लास में ऐसे मुंडी हिलाएगा यस सर बोल के जैसे उसके सब समझ में आ रहा है, पर हो सकता है कि उसको कुछ समझ में ना आ रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो खैर इन सारी चीजों से अपन आगे चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं भाई, स्टूडेंट अपने पास 3 टाइप के होते हैं। आपने कहा हाँ जी सर, अब बढ़ते हैं आगे। बस ऐसे ही अपने पास रिएक्शंस भी 3 टाइप की होती है। बस ऐसे ही अपने पास जो अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, प्रक्रम होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया 3 प्रकार के होते हैं। बस उसको अपने को समझना है। अभी जो ऊपर वाले 2 है ना, इसको अपन स्वतः की कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम कहते हैं स्वतः। और ये वाला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं अस्वतः।
यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर वाले को तो आपने स्वतः कह दिया, नीचे वाला कैसा होगा? तो भाई अस्वतः होगा। मतलब ये कुछ नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा, राइट, बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हो सकता है कि ये रिएक्शन, अन्यथा ना हो। तो जैसे स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा, ऐसा ही रिएक्शन के भी साथ होता है, और वहां पर अपने को दो प्रकार की प्रोसेसेस या फिर प्रक्रम पता चलते हैं, जो होते हैं आपके स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः, और अस्वतः यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गई? और ये टॉपिक का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसके बाद जो है हम अस्त व्यस्तता पढ़ने वाले हैं, अव्यवस्था पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग एंट्रोपी कहते हैं, हम गिब्स की ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो है हम रासायनिक साम्यता पढ़ने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बात समझ में आ रही है, जहां से बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके पहले वाले टॉपिक के बाद ये वाला जो ऐसा टॉपिक है ना, जहां से आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, JEE की आप बात कर लोगे, या फिर CUET की आप बात कर लोगे, या फिर आप नीट की बात कर लोगे, या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स की बात कर लोगे। टॉपिक बहुत हलवा है, पर क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो लास्ट के टॉपिक्स को आप लोग जनरली बहुत डीप में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, कई बार समय की कमी के कारण। बात समझ में आ रही है? पर इन टॉपिक्स को अपने को कवर करना है, इन टॉपिक्स को अपने को पढ़ना है, क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और टॉपिक बहुत हलवा है, अपन यही तो पढ़ रहे हैं ना भैया, कि कौन सी रिएक्शन है जो होना चाहती है और कौन सी रिएक्शन है जो होना ही नहीं चाहती। अब मैं कह रहा हूं भाई, सोने की कोई चीज लीजिए, उसको पानी के अंदर डाल दीजिए, कुछ भी हो जाए, सोना जो है वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है। क्या है बात? कि भाई सोने की कोई भी चीज लीजिए, सोने का कोई आभूषण लीजिए, पतली पन्नी ले लीजिए, उसको पानी के अंदर डालिए, और सोने की जो पन्नी रहेगी वो रिएक्शन नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बात हो गई खत्म। बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। जो चीजें हो जाती है उनको हम बोलते हैं स्वतः, यानी कि स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में नाम देख रहे हो, स्पॉन्टेनियस। और जो चीजें नहीं हो पाती उसको हम क्या कहते हैं भैया? अस्वतः, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो बस यही चीज अपन आज पढ़ने वाले हैं कि सर जब दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं या प्रक्रम होते हैं, तो उस समय पर एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, अभिकारक और उत्पाद की जो स्थिरता होती है उस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेरे पास है हाइड्रोजन, आपने कहा सर कुछ तूफानी करते हैं, मैंने कहा चलो भैया एक काम करते हैं, इसको जला ही देते हैं। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और इसने बना लिया 2H2। बात समझ में? इसने क्या बना लिया भाई? 2H2 बना लिया। अब भैया ये रिएक्शन कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। ये कैसी है? अनुत्क्रमणीय। मतलब कि ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद तो आपके बना रहे हैं, पर वो उत्पाद वापस से अभिकारक नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो हम जितना पेट्रोल जलाते हैं, जितना ईंधन जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन वाटर बनता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो आप धुएं से वापस से पेट्रोल तो नहीं बना सकते ना। सोचो सोचो, यदि ऐसा होता तो क्या शानदार होता, पर ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये कि जो स्वप्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई? इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये पहली बात। और इसको किसी बाह्य साधन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? उत्क्रमित यानी कि रिवर्सिबल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिएक्शन पलटेगी। तो जो रिएक्शन अपने आप हो रही है या हल्के से सपोर्ट से हो रही है, बात समझ में आ रही है, ऐसे ही रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भाई? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिर स्वतः प्रक्रम। तो आपने कहा सर ये तो वाह, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा हलवा टॉपिक है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, इस पूरे चैप्टर का ये सबसे ज्यादा हलवा टॉपिक है। चलो एक डेफिनेशन इसकी और है, या तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स लिख लेना, या फिर ये सबसे नीचे वाली डेफिनेशन लिख लेना कि ऐसा प्रक्रम जो अपने आप ही होता है अथवा कुछ पहल करने पर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में? तो ऐसा प्रक्रम जो कि या तो अपने आप होता है या फिर स्वतः पहल करने पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? सीधी सी बात, उसको हम बोलेंगे स्वतः प्रक्रम। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट और सारी जो चीजें हैं वो आपके कॉपी और दिमाग में छप जानी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे, मस्त वाली बात। चलिए
अब जब हम बात करते हैं स्वतः प्रक्रम की, तो इसमें जो रिएक्शंस होती है, परिवर्तन होते हैं बच्चों, वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। जैसे हम अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, जैसे हमने कहा भाई अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन क्या होगा, तो भाई भौतिक परिवर्तन होगा। पर हम कह रहे हैं कि कोई गैस बन रही है किसी रिएक्शन के होने से, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतः प्रक्रम कैसे होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गुरुजी ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, केमिकल और फिजिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक। चलो एक काम करते हैं, ये जो प्रक्रम होते हैं ना, इसको अब हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। जो स्वतः प्रक्रम होता है, बात समझ में आ रही है, बोलिए यस सर। तो स्वतः प्रक्रम जो होगा, इसको अब हम क्या करने वाले हैं, तो भैया दो भाग में हम इसको विभाजित करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, अपने आप, और दूसरा पहल करने के बाद ऐसे दो तरीके से हो सकते हैं आपके स्वप्रक्रम। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? बोले यस सर। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टॉपिक है, पर क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो और अजीब सा नाम दिखता है, इसलिए बच्चों को लगता है सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, सर छोड़ देते हैं इसको। भैया छोड़ना नहीं है, बहुत हलवा टॉपिक है। केमिस्ट्री में सबसे हलवा टॉपिक है, भयंकर सिंपल। ठीक है, और दोनों तरीके से हो सकता है आपका स्वप्रक्रम। कैसा? तो भैया रासायनिक हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है बेटा, और कैसा हो सकता है, तो भाई भौतिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो रासायनिक भौतिक दोनों हो सकता है। एक होगा आपका जो अपने आप हो सकता है, दूसरा होगा आपका जो पहल करने के बाद होगा। ठीक है, दोनों के हम एग्जांपल्स लेंगे। कहानी बड़ी सिंपल है, बढ़िया सा दिमाग पे फिट हो जाएगी, है ना? चलो आ जाओ, मस्त वाली बात। तो मैं कह रहा हूं भाई ऐसे प्रक्रम जिसमें किसी पहल की जरूरत नहीं होती, मतलब ये ऐसे बच्चे, यदि हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ऐसे बच्चे जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पढ़ाई कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? या ऐसी रिएक्शंस या ऐसे प्रक्रम जिसमें कोई पहल की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रक्रम को हम यहां पर देख रहे हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा भाई मेरे पास साधारण नमक है। अब साधारण नमक है, इसका मतलब क्या, मेरे पास भैया NaCl है। बोलो यस सर। ये NaCl जब जल में जाकर मिलेगा, ये NaCl जब जल में जाकर मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा, तो भैया Na प्लस एक्वस, एक्वस बोले तो जल, और ये Cl माइनस एक्वस। इसने रिएक्शन नहीं किया, इसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं किया, ये सिर्फ आयनीकृत हो गया और जल के अंदर कैसा हो गया भाई, घुलनशील हो गया। तो हमने कहा कि साधारण नमक जो है पानी में अपने आप घुल जाता है। बात समझ में आ रही है? आप यदि इसको और स्पीडली घोलना चाहते हो तो क्या करो, गिलास में पानी लो, नमक डालो, चम्मच चला दो, बहुत जल्दी घुल जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा किसका, स्वप्रक्रम का। एक और बात यदि हम करें कि भैया नदियां होती हैं, समंदर होता है, और आप तालाब की भी बात कर लो, यहां का जो पानी होता है ना, वो कुएं का पानी जो होता है, वो अपने आप वाष्पीकृत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वो अपने आप क्या हो जाएगा, तो भाई वाष्पीकृत हो जाएगा, हमको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो वातावरण से तापमान लेता है, ऊष्मा लेता है, पर अपने आप क्या हो जाता है भाई, वाष्पीकृत हो जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो नदी का आपका जो पानी है, समुद्र का पानी है, खुले पात्र में जो पानी रखा हुआ है, ये अपने आप क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। तो बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, बहुत मस्त मस्त वाली चीजें हैं यहाँ पर। 7th 8th 9th क्लास से इतनी नॉर्मल चीजों को हम कई बार पढ़ रहे हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट करेंगे तो एग्जांपल्स आप जरूर नोट करें बेटा, ये पूछ लेते हैं। साथ में भी हम कहेंगे कि नाइट्रिक अम्ल की जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो वाष्प होती है NO, वो ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आती है तो भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, गहरे भूरे रंग की जो है उसमें परिवर्तित हो जाती है। मतलब अपने पास क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड था या हम कह सकते हैं भाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था। अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जैसे ही पता चला कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने अपने इधर उधर देखा कि इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन करेगा किसके साथ में, भाई O2 के साथ में, और भैया ये बना लेगा इस तरीके से। क्लियर है? बोलो यस सर। ऑन द सेम वे यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो एग्जांपल्स बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया
कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्वतः ही कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है, किस प्रकार की प्रोसेस है या फिर प्रक्रम है। तो बच्चों वहां पर ऑप्शन पता है क्या दिया था, एक जगह था ये वाला ऑप्शन भी दिया होता, स्वतः प्रक्रम। बात समझ में आई। तो भैया ये एक प्रकार की क्या है, तो स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होने वाली रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और ये 5वें नंबर वाला एग्जाम्पल, इसको अपन ने कक्षा 10वीं में पता नहीं कितनी बार देखा है। हम जानते हैं कि जिंक जो है, राइट, जिंक आपका जो है वो ज्यादा क्रियाशील है एज कंपेयर टू व्हाट, कॉपर यानी कि तांबा। तो जिंक और कॉपर ने जब आपस में रिएक्शन की, राइट, बोलो यस सर, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो उसने कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह जाकर कनेक्ट हो गया और भैया कॉपर बाहर निकल गया। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो इस तरीके से निर्माण किसका हुआ भाई, ZnSO4 का। मतलब बीकर लीजिए, CuSO4 लीजिए, उसमें आप जिंक डालिए, ऑटोमेटिकली रिएक्शन होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो क्लियर, आपने कहा हाँ जी सर। चलिए भैया कहानी एकदम क्लियर है, ठीक, खत्म बात। तो ऐसे हलवा इसके एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि ये वो सारी रिएक्शंस थी जो अपने आप हो रही थी। अब हम कुछ ऐसी देखते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं, कुछ ऐसे प्रक्रम देखते हैं जिसमें हमें ना कुछ पहल करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा चाबी लगाने की जरूरत है। बात समझ में। तो ये कौन सी वाली प्रक्रम होंगे जिसमें हमें चाबी लगाने की जरूरत है, चाबी लगाई उसके बाद वो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो जिसमें चाबी लगाना पड़ता है, जिसमें क्या करना पड़ता है, तो आपने कहा सर चाबी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गई। उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो तो ये भी स्वतः प्रक्रम ही होते हैं, बट इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पहल करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऐसा है भैया, मोमबत्ती केवल तब तक ही जलती है जब तक इसे जलाया जाता है या फिर उसमें मोम होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यदि हम इसे बुझा देंगे तो फिर ये जलने वाली नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। देखो ईंधन के साथ ऐसा होता है, देखो ईंधन के साथ ऐसा होता ही होता है। मैंने कहा मोमबत्ती, आपने कहा हाँ जी सर। मोमबत्ती बेसिकली क्या है, तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती जो है वो किसके साथ मिलती है भाई, ऑक्सीजन के साथ मिलती है। और रिएक्शन क्या करती है, तो भाई CO2 देती है और H2O देती है। और कौन सी चीज निकलती है, तो भैया ऊष्मा निकलती है। और क्या निकलता है, तो भाई प्रकाश निकलता है। आपने कहा हाँ जी सर, ये तो हो गया मोमबत्ती, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, मोमबत्ती अपने पास पहले से, चलो ये मोमबत्ती है, मैंने कहा ये कौन सी चीज है, तो आपने कहा गुरुजी ये तो मोमबत्ती हो गई। बात समझ में। अब भाई मोमबत्ती यदि कहीं पर रखी है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास मोमबत्ती है, तो आसपास तो इतनी सारी ऑक्सीजन है ना। यदि ये मोमबत्ती है तो भाई इसके आसपास तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये कब करेगी, जब यहां पर हम लेकर आएंगे क्या, एक माचिस की जलती तीली, तीली तीली तीली, बच्चों देख लेना ये तीली। बात समझ में आ रही है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि भैया मोमबत्ती तो देखो ऑक्सीजन मोमबत्ती के आसपास हमेशा से है, पर मोमबत्ती जलती नहीं है। बात समझ में आ रही, जलना चाह रही है पर जलती नहीं है। उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, एक पहल करने की जरूरत है। जैसे आपने पहल की, एक बार बस आपको मोमबत्ती को जलाना है, उसके बाद वो जो मोमबत्ती है या फिर किसी भी प्रकार का ईंधन है, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। खत्म खेल। आपने कहा वाह सारी तो मस्त वाली बात है, क्लियर। तो एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा ये कि भैया जल का विद्युत अपघटन तभी होगा जब हम उसमें क्या सप्लाई करेंगे, विद्युत धारा करेंगे। जैसे ही आपने जल पर क्या कर दिया, तो भाई विद्युत धारा सप्लाई कर दी, तो जल जो है वो टूट गया किसमें, 2H2 में, और यहां पर आपके O2 में, और इस तरीके से उसका जो विघटन है वो स्टार्ट हो गया। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो विद्युत धारा सप्लाई करने के बाद जो जल होगा आपका, उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। चलिए क्लियर है कहानी। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जिसमें हम गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे,
बात समझ में आ रही, जिसमें हम एंट्रोपी यानी कि आपकी अस्त व्यवस्था या अव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः और नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि अस्वतः प्रक्रम के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सारे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जो है थोड़े डिटेल में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, आप कई बार बोलते हैं कि सर नोट्स का क्या करना है, नोट्स कैसे? तो भाई देखो, जो जो चीज हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी जो नोट्स है बेटा वो भी बनती जाएगी। और जब आप लिखोगे ना तो जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन। ठीक है, चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल डन डनाडन डन डनाडन। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है संगमरमर या फिर आप कह लो कि चूने का पत्थर, जिसको हम कहते हैं भैया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। जब आप इसको गर्म करते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करते हो कैल्शियम कार्बोनेट कहता है कि अब तो हम टूट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो ये बन गया CaO और साथ में आपको कौन सी चीज मिली, तो भैया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, स्वतः प्रक्रम हो जाएगी। बस आपको थोड़ी ऊष्मा देने की जरूरत है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से हमारे पास इथाइन है और इसी इथाइन का बेटा एक और नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। तो ये जो इथाइन या एसिटिलीन है, जब आपने इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के साथ साथ ये जलती है और साथ में क्या देती है, तो भाई चमक देती है। बात समझ में आई? तो ये भी एक प्रकार की आपकी क्या हो जाएगी, तो स्वतः आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। पर इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पहल करने की जरूरत है, अपने आप ये होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, नोट कर लेते हैं। चलो, और जब ये सब पढ़ रहे हैं तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए कि जब भी आप बात करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन यदि है, राइट, बोलो यस सर। हाइड्रोकार्बन क्या, तो अपन ने कक्षा 10वीं में इसके बारे में बहुत भर भर के पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जो कि बेसिकली किससे मिलकर बने हैं भाई, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में। जब कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ये मिलेगा। और साथ में जो है आप जानते हो कि बहुत सारी मिलेगी ऊष्मा और कुछ मात्रा में हमें प्रकाश भी मिलेगा। चलो ये बात भी आपके समझ में आ गई, नोट करेंगे इसको हमेशा के लिए, नोट कर लो। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, CO2 H2O, ऊष्मा और साथ में मिलेगा प्रकाश। ठीक है, चलिए आपने कहा ओके सर, अब ये हो गया। अब थोड़े से हम जो है अस्वतः प्रक्रम यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है ना, उसके उदाहरण देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, सीधी सी बात है, आगे नॉन लगा है, आगे अ लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्वतः प्रक्रम नहीं होंगे। इनको उत्क्रमणीय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोसेस होगी या फिर नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे प्रक्रम भी होते हैं जो कि तीव्र पहल के बाद भी नहीं होते हैं और ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं अस्वतः प्रक्रम। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि भैया, अरे तो मेरा वाला उदाहरण है यार। चलिए, जैसे कि भैया सोने के एक टुकड़े को कई दिनों तक आप पानी में रखो, सोना कहता है हम बहुत महंगे हैं, कॉस्टली हैं, हम जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। हालांकि अंदर की बात यह है कि सोने की जो क्रियाशीलता होती है, बात समझ में आ रही है, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से बहुत कम होती है। और सोने का जो टुकड़ा होता है कई दिनों तक यदि जल में रखा होता है तो भी वह रिएक्शन नहीं करता है और वो जल में घुलनशील नहीं होता है। बहुत शानदार वाली बात, आप नोट करेंगे इसे। चलिए पक्का, यस सर यस सर यस सर यस सर। चलिए भैया और बात करेंगे कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में क्रिया होती है। सोडियम क्लोराइड कौन, तो भैया NaCl, और सिल्वर नाइट्रेट कौन, तो AgNO3। इनके बीच में तो रिएक्शन होती है, बात समझ में आ रही है। पर सिल्वर क्लोराइड, AgCl और सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 जो है ये नहीं होगा। तो मैं बना देता हूं, ये आपका NaNO3 हो जाएगा, साथ में आपको AgCl मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन तो होगी, पर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि सर कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
मतलब आप ध्यान से देखो कि भैया ये दोनों अभिकारक मिलकर वो उत्पाद तो दे रहे हैं, पर वो दोनों उत्पाद मिलकर वापस से अभिकारक जो है वो नहीं देंगे। इसका मतलब यह रिएक्शन कैसी होगी? तो भाई सीधी सी बात है, अस्वतः यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया, कोई अभिक्रिया नहीं। तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी और इसी को हम क्या बोलेंगे? अस्वतः प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई कि सर बढ़िया से हमारे दिमाग में स्वतः होने वाले प्रक्रम और अस्वतः होने वाले जो प्रक्रम है, या फिर ऐसे प्रक्रम जो होते ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो कुछ ऐसे अस्वतः प्रक्रम होते हैं जिनको ऊर्जा देकर संपन्न किया जा सकता है, जैसे किसी बिल्डिंग की छत पर रखी टंकी में जो पानी होता है वो अपने आप नहीं चढ़ता, पर हम इसे पंप के द्वारा भाई चढ़ा सकते हैं। ये कुछ वैसी बात हो गई कि एक बच्चा जिसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, खूब कूट काट के डांट वाट के उसको जो है अपन पढ़ने बैठा सकते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले। बात समझ में आ गई? चलो भैया नोट कर लो, डन। अब क्योंकि आपने इतना नोट कर लिया है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हमारा स्वतः और अस्वतः प्रक्रम है उसमें जब कोई अभिक्रिया होती है, जब कोई परिवर्तन होता है, तो भैया एंथैल्पी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और अव्यवस्था, जैसे आप लोग एंट्रोपी कहते हो, बात समझ में आ रही है, उसका क्या रोल होता है? तो आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। चलो चलिए, तो आपने कहा सर एग्जाम्पल एकदम तगड़े थे, हमको अब ये बात समझ में आ गई कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन सी होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन सी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग वाली कहानी है। चलो, तो ये दोनों चीजें अपने दिमाग के अंदर कैसी हो चुकी है? तो भाई बिल्कुल फिट हो चुकी है। थोड़ा हम और आगे चलते हैं और देखते हैं हम उस बल के बारे में जिसके कारण जो स्वतः प्रक्रम होता है वो कैसा होता है? भाई इनिशिएट होता है। बात समझ में आ रही है? भाई कोई ना कोई बल तो चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इसको हम कहते हैं भाई स्वप्रक्रम के लिए जो आपका प्रेरक बल है वो। चलो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर एक पहाड़ बनाते हैं, यहां पर एक पहाड़ बनाते हैं, इधर वाले को ना थोड़ा ऐसा बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? बीच में सूरज भी बना देते हैं। ये लो भैया, बीच में सूरज भी हमने बना दिया, और हमने कहा कि हम यहां पर एक बॉल रखेंगे। हमने यहां पर एक बॉल रख दी, ठीक है। हमने यहां पर क्या रख दी? तो भैया गेंद रख दी। अब आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण भैया इस पर जो है अपने पूरा असर डाल रहा है। बात समझ में आई? और यदि हम इसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही कैसी होगी? तो भैया ये बॉल जो है स्वतः ही कैसी होगी बेटा? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। मतलब यहां पर जो गुरुत्व है, यहां पर जो गुरुत्व बल है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो भाई स्वतः प्रक्रम के लिए। बात समझ में? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरक बल या फिर आपका ड्राइविंग बल आपका। ठीक है, प्रेरक फोर्स, प्रेरक बल या फिर ड्राइविंग फोर्स। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो हमने कहा भाई गेंद जो है अब वो किधर जाएगी? स्वतः ही ना नीचे की तरफ जाएगी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई गुरुत्व बल रिस्पॉन्सिबल है। तो सवाल पैदा होता है कि यदि मैं यहां पर लेता हूं H2O, राइट, जो कि आपकी कौन सी अवस्था में? भाई लिक्विड स्टेट में है, और यदि उसका वाष्पीकरण होकर वो चला जाता है गैसीय अवस्था में, राइट, बोलो यस सर। तो सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीज है जो इसके पीछे है? ऐसा कौन सा बल है? बात समझ में आ रही है? ऐसा कौन सा बल है? कौन सा बल है? कौन सा बल है जो H2O को कह रहा है कि सुन, तुझे जो है वायुमंडल से थोड़ी सी तापमान, थोड़ी सी ऊष्मा जो है उसको क्या करना पड़ेगा? भाई अवशोषित करना पड़ेगा, और कौन सी अवस्था में जाना पड़ेगा? तो गैसीय अवस्था में जाना पड़ेगा। बात समझ में? तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लियर है? बोलो यस सर। तो वो बल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसको समझने के लिए हमें कुछ एक चीजों को दिमाग में, कॉपी में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, पक्का हमारे आसपास कुछ ऐसे प्रेरक बल होते हैं जो कि अभिकारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस प्रकार अभिक्रिया के परिवर्तन को भी संभव्य बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? संभव्य बनाते हैं। और इस प्रकार के जो बल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? भाई प्रेरक बल कहते हैं। मतलब एक ऐसा बल जो कि एक प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता हेतु उत्तरदायी होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई ड्राइविंग फोर्स। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। मस्त वाली कहानी, नोट करो। बढ़ते हैं आगे, एक तगड़ी वाली चीज दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आइए। अब ये 2 पॉइंट्स है
बात समझ में आ रही है? दो ऐसे पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्वप्रवर्तिता या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस जो आपकी प्रोसेसेस होती है, बात समझ में आ रही है, उसको डिफाइन करते हैं। पहला ये कि ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए, और दूसरा जो है कि अव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो भैया ऊर्जा है और दूसरी है आपकी अव्यवस्था। ऐसे तो अव्यवस्था अच्छी चीज नहीं होती है, बट केमिस्ट्री में अव्यवस्था का यानी कि एंट्रोपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे, बहुत मस्त वाली बात है। चलो भैया क्या किया सबसे पहले? तो सर सबसे पहले तो अपन ने इसको ऐसे जो है, ऐसे जो है, ऐसे जो है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, गोला बना दिया भैया, ये यहां पर ऐसे बीच में पटक दिया अपन ने, तो है ना, बात समझ में? चलो, और उसके बाद जो है बीच में से यहां से ऐसा एक लाइन खींच दी, ये अपन ने लाइन मार दी, बात समझ में? खत्म। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, स्वप्रवर्तिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम बात करेंगे, है ना। स्वप्रवर्तिता यही होगा, स्वप्रवर्तिता, प्रवर्तिता को प्रभावित करने वाले और क्या, तो कारक। बात समझ में आ रही है? एक है आपकी ऊर्जा, एक क्या है, तो आपने कहा सर ऊर्जा है, ऊर्जा, और ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, तो न्यूनतम होनी चाहिए। ये दोनों ही कारक जो हैं प्रभावित करेंगे किसी चीज की स्वप्रवर्तिता को, और इधर से सवाल पूछेंगे, डन है, यहां से जो है भैया क्वेश्चन पूछेंगे। बात समझ में आई? तो ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, तो भैया न्यूनतम होनी चाहिए। टोटल एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था, बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एंट्रोपी, इसी को बोलते हैं क्या, एंट्रोपी। अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता, रैंडमनेस, क्या बोलोगे भैया, एंट्रोपी बोलोगे, अव्यवस्था बोलोगे। बात समझ में आ रही है? अणुओं के बीच में, कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो रैंडमनेस है उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था बोलेंगे। ये कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। चलो समझते हैं इस बात को, बात समझ में आई? एक बढ़िया वाला जो है उदाहरण लेते हैं भैया, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ऊर्जा जो है वो कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ऊर्जा जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो भाई न्यूनतम होनी चाहिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया अपन ने काम किया, देखो 2H2 लिया बेटा, साथ में जो है हमने O2 लिया बेटा, राइट, और अपने को क्या मिला भाई, 2H2 मिला। आपने कहा सर बहुत हलवा रिएक्शन है, बहुत हलवा रिएक्शन। देखो 2H2 लिया, फिर O2 लिया, और अपने को क्या मिला, तो भाई हमें मिल गया 2H2। अच्छे से लिख लेते हैं, जल है ना। चलो तो हमें जो है 2H2 मिल गया, और साथ में बहुत सारी क्या मिल गई भाई, ऊर्जा मिल गई। साथ में जो है क्या मिल गई, तो ऊर्जा मिल गई। बात समझ में? इसका मतलब ये कि ये वो अतिरिक्त ऊर्जा है जो कि उससे बाहर निकलना चाह रही थी। बात समझ में? मतलब यदि मैं आपसे कहता हूं कि ऊर्जा कहां से आई, तो आप बोलेंगे सर देखिए ये तो अभिकारक है आपके, ये तो अभिकारक है। बोलो यस सर। और ये कौन सी चीज है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, उत्पाद है, ठीक है। और ये क्या थी जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, भैया अतिरिक्त ऊर्जा है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि इसकी ऊर्जा 100 जूल रही होगी, या कुछ भी ले लो आप, 90 जूल रही होगी, उत्पाद की जो ऊर्जा है वो यदि 60 जूल रही होगी, तो 30 जूल जो थी वो कैसी हो गई भाई, बाहर आ गई। 30 जूल जो थी कैसी हो गई भाई, बाहर आ गई। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसमें हम ये कहेंगे कि सर ऊष्मा 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 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। हमने कहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ठीक है। और डेल एच की यदि हम बात करते हैं तो वो -30 जूल है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है। बात समझ में? तो इससे क्या हुआ, सिस्टम की देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ऊर्जा जितनी न्यूनतम होगी स्थिरता उतनी ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा कनेक्शन। बात समझ में? देखो इन दोनों की जो कुल ऊर्जा थी ना बबुआ, वो ज्यादा थी। आपने कहा हां सर दिख तो रही है,
क्योंकि ये ऊर्जा कहां से आई होगी भाई, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के हिसाब से ये ऊर्जा कहीं से तो आई होगी ना। बात समझ में आई। तो अभिकारकों के पास जो उनकी कुल ऊर्जा थी, जिसमें उनकी आंतरिक ऊर्जा भी आ गई, उसमें उनकी एंथैल्पी भी आ गई, उसमें सब कुछ आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इनकी जो कुल ऊर्जा थी वो कितनी थी, 90 जूल के आसपास, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे। बात समझ में। उत्पाद जो है उसकी कुल ऊर्जा कितनी है भैया, 60 जूल के आसपास। अतिरिक्त ऊर्जा जो थी वो 30 जूल के आसपास बाहर आ गई। तो अब ऊर्जा कैसी हो रही है, कम हो रही है। यहां पर जो ऊर्जा हो रही है, ध्यान से देखिएगा, देखो पहले 90 थी बेटा, बात समझ में, फिर 60 हो गई आपकी। तो यहां पर जो है ऊर्जा कैसी हो रही है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर H ऑफ, H को अपन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन सिस्टम में हो रहा है। H आपका जो अभिकारक है वो कैसा है भाई, H उत्पाद है। बात समझ में आई, आपने कहा हाँ जी सर ऐसा तो है। H अभिकारक जो है वो कैसा है भैया, H उत्पाद है। इसका मतलब देखो ऊर्जा जो है वो कैसी हो रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा जो है वो न्यूनतम हो रही है, ऊर्जा जो है वो कम हो रही है। ऊर्जा जो है वो कैसी हो रही है, आपने कहा सर कम हो रही है। और स्थिरता जो है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कैसी हो रही है भाई, ज्यादा हो रही है। तो हमने कहा भैया एक पैरामीटर तो हम बनाएंगे, बात समझ में, एक कारक बनाएंगे, लिखा है ना स्वप्रवर्तिता, या आपकी जो स्वप्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी, स्वतः प्रक्रम अपन लिख देते हैं तो वो और भी ज्यादा मस्त वाली बात हो जाएगी ना। स्वतः प्रक्रम लिख देते हैं, रुको जरा, स्वप्रवर्तिता भी ठीक है, पर मैं इसको और हलवा तरीके से बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा स्वप्रक्रम, स्वप्रक्रम। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो भैया ये हो जाएगा आपका स्वप्रक्रम, मस्त वाली कहानी, ठीक है। चलो आओ और मजे लेते हैं थोड़े से, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऊर्जा यदि कम हो रही है तो स्थिरता कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो एक कारक तो ये हो गया कि यदि ऊर्जा कम हो रही है तो स्थिरता कैसी होगी भाई, ज्यादा होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। पर अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं राइट, जो कि ऊष्मा शोषी होती हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि ऊष्मा शोषी होती हैं, तो वहां तो इसका उल्टा हो जाएगा ना। यदि मैं एक अभिक्रिया लेता हूं जो कि ऊष्मा शोषी है, मैंने कहा भैया मेरे पास H2O है जो कि द्रव अवस्था में है, आपने कहा ओके सर, अब एक काम करते हैं, इसको भैया हम ऊष्मा देते हैं, इसको हमने दी ऊष्मा, ऊर्जा दी, ठीक है। अब ये H2O है, पर अब ये कौन सी अवस्था में, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, गैसीय अवस्था में दिख रहा है। चलो भैया मान लेते हैं कि बाबूजी इसकी जो ऊर्जा रही होगी वो 50 जूल रही होगी, कोई मोल वोल नहीं लेना, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमने इसको जो है 20 जूल ऊर्जा दे दी, ऊष्मा कहें ऊर्जा कहें एक ही बात है, बात समझ में। अब पहले 50 थी, आपने 20 दे दिया, इसकी तो 70 हो गई ना भैया, इसकी कितनी हो गई, 70 जूल हो गई। गणित आती है मेरे को, बात समझ में। तो यहां पर यह निकल कर आया कि जो आपका H अभिकारक है वो कम है, किससे, H उत्पाद से। तो यहां पर आपका जो H अभिकारक है वो कम है, किससे, H उत्पाद से। तो यह भी स्वतः प्रक्रिया है, पर ये किस प्रकार की है, बहुत ध्यान से देखिएगा राइट। यह किस प्रकार की है, तो भैया ये अभिक्रिया है आपकी ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो अधिकांश अभिक्रियाओं में, बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिएगा सभी राइट, अधिकांश अभिक्रियाएं जितनी अधिकांश होती हैं उन अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है वो कैसी होती है भाई, न्यूनतम होती है। ऊर्जा जैसे जैसे न्यूनतम होगी वैसे वैसे स्थिरता जो है वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पर यहां पर भी अपवाद है, यदि आप बात करते हो किसकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की, तो उसका तो उल्टा हो रहा है, पर फिर भी यह स्वप्रवर्तित है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए उसके भी अपवाद हैं, सिर्फ ऊर्जा न्यूनतम होगी इससे काम चलने वाला नहीं है। तो फिर हमने कहा क्या और कोई कारक है, बिल्कुल भैया। क्या और कोई कारक है, बिल्कुल भैया। कौन सा कारक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा कौन सा कारक है जिस पर डिपेंड करती है आपकी स्वप्रक्रम होने की प्रवृत्ति, यानी कि स्वप्रवर्तिता, बात समझ में। तो इसके लिए हमने एक नई चीज बनाई, हमने कहा सुनो एक बढ़िया वाली चीज बताते हैं जिससे बहुत सारे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट, अव्यवस्था। अब सवाल पैदा होता है कि सर अव्यवस्था क्या है,
तो भैया देखो, कण जितने शांत रहेंगे उतनी अव्यवस्था कम रहेगी, कण जितने इधर उधर जा रहे होंगे उतनी अव्यवस्था बढ़ जाएगी। समझते हैं इसको, वही वाला उदाहरण लेके, ये लो यार, मिटाना ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। H2O बेटा गैसीय अवस्था में है, बात समझ में आपने कहा हाँ जी सर। अब यदि मैं यहां पर देखता हूं जल रखा है, तो भाई जल के जो कण है वो तो इसी जगह में होंगे, इतनी जगह में जल के कण होंगे, ठीक है। तो ये कैसा है, तो ये ज्यादा स्थिर है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ज्यादा स्थिर है, क्लियर। पर यदि हम कहते हैं कि जल इस अवस्था में पहुंच गया और फिर इस डिब्बे के अंदर जल है, तो अब उसके जो कण होंगे, राइट, वो इन सभी जगहों पर होंगे। चलो भैया ये भी मस्त वाली बात है, तो इनके जो कण होंगे वो इन सभी जगहों पर होंगे। तो ये कम स्थिर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कम कैसा है, तो आपने कहा सर ये तो कम स्थिर है। चलो भाई, अब यदि ये कम स्थिर है, इसका मतलब ये ज्यादा कैसा है, अव्यवस्थित है, व्यवस्थित, अव्यवस्थित है। तो ये कैसा है, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, ज्यादा अव्यवस्थित है। स्थिरता बेशक इसकी कम है, और यदि हम इसके अव्यवस्थिता की बात करेंगे तो ये कैसी है भाई, ज्यादा है। वैसे यदि ये स्थिर ज्यादा है, इसकी अव्यवस्था कैसी होगी, तो कम होगी। बात समझ में आ रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि कणों की जब अव्यवस्था बढ़ती है, बात समझ में आ रही है, तो भी उस समय पर होता है स्व प्रक्रम। क्लियर है कहानी। तो ये भी एक चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्व प्रक्रम जो होगा, राइट, बोलो यस सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ में, अव्यवस्था के साथ में। आप सवाल पैदा होता है कि अव्यवस्था बोले तो, अब देखो इसको अपन रैंडमनेस भी बोल सकते थे, पर नहीं, हमको तो उल्टे सीधे शब्द लेकर लाकर पटकने, तो इसको हमने कहा बेटा एंट्रोपी। ये लिखा है ना यहां पर, तो हमने क्या कहा, एंट्रोपी। बात समझ में आई। तो जितनी ज्यादा क्या होगी, अव्यवस्था होगी, जितने ज्यादा कण जो हैं, जितने ज्यादा कण जो हैं वो अव्यवस्थित होंगे, उतनी ज्यादा स्वप्रक्रम हो जाती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो ये दो ऐसे कारक थे जो किस पर डिपेंड करते हैं, या जिन पर जो है क्या डिपेंड करता है, स्वतः प्रक्रम डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। पहला जो कारक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ऊर्जा, या फिर मैं कहूंगा एंथैल्पी कह लो आप। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। दूसरा जो कारक है, बात समझ में आ रही है, वो है आपकी अव्यवस्था। इंडिविजुअली दोनों को समझ लेंगे, कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी। ध्यान से देखना, देखो दो ग्राफ दिख रहे हैं, आपने कहा हाँ जी सर, दो रंग बिरंगे जो है मस्त वाले क्या दिख रहे हैं भाई, ग्राफ दिख रहे हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। ऊपर क्या लिखा है, एंडोथर्मिक लिखा है। एंडोथर्मिक को अपन लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा, और आगे क्या लगाएंगे, एंडोथर्मिक है ना, तो भैया ऊष्मा शोषी लगाएंगे। बात समझ में। एक्सोथर्मिक है ना, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ऊष्मा, 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 ऊष्मा। तो ये हो जाएगा ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। बात समझ में आई। तो एंडोथर्मिक देख लिया, एक्सोथर्मिक देख लिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर इस ग्राफ का मतलब क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा CaCO3, फिर मैंने यहां पर ऊष्मा दी, ठीक है, मुझे मिला CaO प्लस CO2। अब यदि इसको मैं देखूं, बात समझ में आई, तो आप बोलेंगे सर इसको समझना बहुत आसान है। ऊष्मा आपने दी ना, ऊष्मा देने के कारण क्या हुआ कि अभिक्रिया कैसी हो गई भाई, ऊष्मा शोषी हो गई। मतलब उत्पाद की ऊर्जा, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, उत्पाद की जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, वो ज्यादा होगी। आपने इतनी एनर्जी ऐड कर दी, बड़ी सिंपल सी चीज, वो ज्यादा होगी किससे, अभिकारक से, ठीक है। और रिएक्शन कैसी होगी, तो भाई सीधी सी बात है, ऊष्मा शोषी। कैसी होगी, तो आपने कहा सर ऊष्मा शोषी, ठीक है, मतलब कि ये वाली। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि भैया जो प्रोडक्ट बना हुआ है, देखो ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, राइट, और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। तो इसलिए आप देखेंगे कि भाई जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी कुल ऊष्मा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और अभिकारक की ऊष्मा कैसी होगी, तो भैया कम होगी। तो ये ग्राफ दिमाग के अंदर सेट कर लो, प्रोडक्ट की ऊष्मा देखो ज्यादा है, ये यहां पर ऊष्मा बनी हुई है, और रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो है, इसकी ऊष्मा कैसी है, तो भैया कम है। खत्म बात। और एनर्जी ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑब्जर्व का मतलब ये हुआ कि इतनी जो ऊष्मा थी उसका क्या किया गया था, तो भाई अवशोषण किया गया था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से इसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। चलो अब ये हो गई आपकी पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी वाली बात पर।
हम कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। हमने कहा भैया CaO है जिसे हम लोग चूना भी कहते हैं, राइट, CO2 है, दोनों आपस में मिलकर CaCO3 बना रहे हैं और साथ में ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा जब बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे कि भाई सीधी सी बात है, अभिकारक की जो ऊष्मा होगी वो कैसी होगी, अभिकारक की जो ऊष्मा होगी, एनर्जी होगी, वो ज्यादा होगी। बात समझ में आई। और भैया उत्पाद की कैसी होगी, तो सर आपने कहा कम होगी। तो इसलिए जो अभिक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, तो बबुआ ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपका रिएक्टेंट होगा यानी कि अभिकारक होगा, उसकी पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी, पर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया, अब उसकी जो एनर्जी है वो कैसी हो गई, कम हो गई। और क्यों कम हुई, क्योंकि इतनी जो एनर्जी थी वो कैसी हो गई भाई, बाहर आ गई, रिलीज हो गई। ये जो थी, ये वाली जो एनर्जी थी, ये कैसी हो गई, तो ये इस रूप में जो अतिरिक्त एनर्जी थी, ऊष्मा थी, वो कैसी हो गई, बाहर आ गई। बात समझ में। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इसके लिए ये ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं, आप इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पक्का जी। चलिए भैया, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि अब ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इसके असर को भी अपन ने समझ लिया। हमने ये भी देख लिया कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जब होती है तब बेसिकली स्वप्रवर्तिता पे उसका क्या असर पड़ता है, और हमने ग्राफ भी देख लिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये ग्राफ्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलिए, अब आपने जैसे इसको नोट किया, मैं वापस से आपको यहां पर लेकर आया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, राइट, कि भाई देखो, स्वतः प्रक्रम जितना ज्यादा होगा, जितनी ऊर्जा कैसी होगी, न्यूनतम होगी। ऊर्जा के कम होने से स्वतः प्रक्रम बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी, स्व प्रक्रम होने की भी कहानी उतनी ज्यादा होगी। तो ये दोनों कारक जो हैं, बात समझ में आ रही है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप सभी कि भाई दोनों कारक जो हैं उस पर स्वप्रवर्तिता या स्वतः प्रक्रम जो है वो होने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति जो है वो डिपेंड करती है, पर दोनों में ही अपवाद है। अब दोनों में ही कैसे हैं भाई, अपवाद है। बात समझ में आ रही है। चलो इसको अपन थोड़ा और समझ लेते हैं, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं और इसको भी उसमें मिक्स कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, दोनों कारक पर आपकी जो स्वतः प्रक्रम है, स्वप्रवर्तिता है, वो डिपेंड करती है, पर किसका असर ज्यादा है वो हमें देखना जरूरी होता है। क्लियर है। चलिए भाई, तो यहां पर अपन ऐसे करते हैं और लिखते हैं कि भाई स्वतः प्रक्रम होगा जब दो चीजें, बहुत ध्यान से देखना, इसको ऊपर लिख दो क्या, रुको ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, मस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, तो भैया एंट्रोपी को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, स्वतः प्रक्रम के लिए, बात समझ में आई, स्वतः प्रक्रम के लिए है ना, दो कारक जो हैं वो आपके कैसे होंगे, तो भैया दो कारक जो हैं वो प्रभावित करेंगे। पहला, ऊर्जा जो है वो कैसी होनी चाहिए भाई, न्यूनतम होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। अब ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, जब अभिकारक उत्पाद बनाएगा और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी उसको बाहर कर देगा, तो उत्पाद की एनर्जी कैसी हो जाएगी भाई, न्यूनतम हो जाएगी। तो ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होनी चाहिए बेटा। ऊष्माक्षेपी होगी, हम उदाहरण ले लेते हैं, बात समझ में आई। अरे मैं कह रहा हूं भाई ऊष्माक्षेपी होगी ना, देखो ना, देखो 90 जूल अभिकारक के पास था कुल, समझने के लिए, ऐसा नहीं होता, ये वैल्यूज डिफरेंट होती है, बात समझ में आई। और उत्पाद के पास 60 जूल था, 30 जूल जो है वो बाहर निकल गया, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। बात समझ में आ रही है। तो ऊष्माक्षेपी जब भी होती है तो ऊर्जा कैसी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। चलिए भाई, तो मैं कह रहा हूं स्वतः प्रक्रम के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होगी, यानी कि ऊष्माक्षेपी होगी, ये पहली बात। और दूसरी बात समझ में आ रही है, और दूसरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात अव्यवस्था,
अव्यवस्था, व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अव्यवस्था कैसी होनी चाहिए भाई, ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अव्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। चलो ये दो चीजें हैं। अब एक सवाल है, सवाल ये है, बहुत ध्यान से देखना, JEE नीट और आपके स्कूल का क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछ लिया, इसको अपन डिस्कस करेंगे, कहानी और क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल है ये है कि यदि अभिक्रिया, बात समझ में आई, यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी नहीं है, ऊष्मा शोषी है, और ठीक है अव्यवस्था बढ़ रही है, अव्यवस्था किसकी, तो भाई कण की, कणों की, ठीक है, बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है, तो प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। ये लोग कहानी, मस्त वाली कहानी, बहुत शानदार वाली कहानी। हमने कहा भैया यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यदि अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी है, बात समझ में आ रही है, और अव्यवस्था बढ़ रही है, तो प्रक्रम जो है वो स्वतः होगा या फिर अस्वतः होगा। क्लियर? तो अब आपने कहा कि भैया जिसका असर ज्यादा होगा, स्वतः होने के लिए सिचुएशन क्या है, अव्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए, और ऊर्जा का जो असर है, बात समझ में आ रही है, ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए। पर आपने कहा सर यहां तो ऊष्माक्षेपी है ही नहीं, यहां तो कैसा है, ऊष्मा शोषी है। यहां जो है कैसा है भाई, ऊष्मा शोषी है। दो सिचुएशन है। हम एक उदाहरण लेते हैं, तो हमने एक उदाहरण ही ले लिया। हमने कहा रुको उदाहरण से निपटाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। हमने कहा भैया हमारे पास जल है और ये हमारे द्रव अवस्था में है, और हमने इसको दिया है ऊष्मा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जल है और हमने दिया है इसको ऊष्मा। अब ये जो जल है ये वाष्प में परिवर्तित हो गया है, हमने नहीं दिया है, वातावरण से इसने ले लिया। हम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बात समझ में आ रही है? ये अपने आप वातावरण से ले लेगा। खुला रख दिया था अपन ने, ऐसे हमने कहा कि भाई सुनो, ये रहा आपका जल, ये रहा इसका ढक्कन, ये हमने इसको किया ओपन और हमने इसको छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद इसका वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो अब यहां पर दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि ये दोनों कारक तो प्रभावित करते हैं, यही तो लिखा था भैया हमने, पर जिसका असर ज्यादा होगा, जिसका असर ज्यादा होगा, बात समझ में आई, जिसका असर ज्यादा होगा, राइट, वैसा वो इंपैक्ट डालेगी। चलिए देखते हैं भाई। तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो देखो, ऊष्मा आपने दिया इसलिए ऊष्मा शोषी है और अव्यवस्था बढ़ रही है। कैसे पता चलेगा? तो आपने कहा सर बड़ी सिंपल सी कहानी है, यहां पर आपका द्रव अवस्था थी, यहां पर गैसीय अवस्था है। कोई भी चीज जब गैसीय अवस्था में जाती है तो उसकी अव्यवस्था जो है वो कैसी हो जाती है, कणों की बढ़ जाती है। शानदार वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, पक्का। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये बना दिया मैंने इसको बीच में ऐसे, ये बना दिया मैंने बीच में ऐसे। तो मैंने कहा कि यहां पर जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का असर कैसा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, का असर जो है वो कैसा है भाई, कम है। ऊष्मा शोषी का असर कैसा है? तो आपने कहा असर कम है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का असर कम है और अव्यवस्था का, व्यवस्था, बहुत ध्यान से देखेंगे, का असर कैसा है, ज्यादा है। अरे बाबा, राइट, मैं कह रहा हूं भाई दोनों मेरे पास क्या है, कारक हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का असर कम है, बात समझ में आ रही है, और अव्यवस्था का असर ज्यादा है। अब बताओ कि यह स्वतः प्रक्रम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। चलिए भैया, तो अब आपने कहा कि सर ऊष्मा शोषी का असर तो कम है,
ज्यादा होता तो हम देखते। बात समझ में आई? तो अव्यवस्था का असर क्योंकि यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब ये, ठीक है, कि अव्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का असर जो है वो कैसा है भाई, कम है। अव्यवस्था का जो असर है वो कैसा है, तो भाई ज्यादा है। इसका मतलब अव्यवस्था जो है ये कारक प्रभावित करेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अव्यवस्था, दो ही तो चीजें हैं ना, कारक जो है वो कैसा करेगा, प्रभावित करेगा। और अव्यवस्था कैसी है, बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत ध्यान से देखना। अव्यवस्था जो है, बात समझ में आई, वो कारक यहां पर प्रभावित करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका असर ज्यादा है, इसका असर जो है भाई वो कम है, मतलब यह प्रक्रम कैसा हो जाएगा, स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना भाई, 2 चीजें, 2 ऐसे कारक हैं जो असर डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है भाई, ऊर्जा और आपका अव्यवस्था। हम कह रहे हैं भाई अव्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए और जो कुल ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। अब यहां पर ऊर्जा तो बढ़ जाएगी ना, जब आप कहोगे कि सर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ऊर्जा तो बढ़ रही है, पर अव्यवस्था भी बढ़ रही है। ऊर्जा तो बढ़ रही है पर अव्यवस्था भी बढ़ रही है, पर ऊर्जा उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी अव्यवस्था बढ़ रही है। तो अव्यवस्था यदि ज्यादा होगी, बात समझ में आई, तो भैया स्वतः प्रक्रम होगा। बस ये अपने दिमाग के अंदर आप फिट कर लें बेटा, कोई एक कारक नहीं प्रभावित कर सकता, दोनों कारकों का जो मिला जुला रूप है, बात समझ में आ रही है, वह स्वप्रवर्तिता या स्वतः प्रक्रम होने के लिए क्या होगा भाई, प्रभावित करेगा। ठीक है, नोट कर लो पक्का। चलो 3-4 एग्जांपल्स लेंगे, सब ऑटोमेटिकली खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगा। 3-4 उदाहरण लेंगे। चलो आ जाओ, मैं कह रहा हूं 2 चीज देखना, 2 चीज देखना, ठीक है। पहला कारक, स्वतः प्रक्रम के लिए कारक, स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रक्रम जो होता है, ठीक है, प्रक्रम को प्रभावित, और यहां पर मैंने लिख दिया है कारक। बात समझ में आई? अब पहले कारक की यदि हम बात करेंगे तो भैया पहला कारक है ऊर्जा, वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊर्जा यदि कम हो रही है इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा यदि कम हो रही है मतलब ऊष्माक्षेपी होना चाहिए, ये तो बात होगी ना, ऊष्माक्षेपी। चलो, और दूसरा जो कारक है वो है आपका अस्त व्यस्तता, जिसको हम और क्या बोलते हैं, अव्यवस्था। ठीक है, चलो, अव्यवस्था वो ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये 2 कारक हैं, 2-3 उदाहरण लेंगे, ऑटोमेटिकली कहानी दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। चलो भैया, यहां मारते हैं 4 प्रकार के, अपन ऐसे 4 बनाते हैं डिब्बे। 4 मैंने कहा भाई, हमने बना दिए 4 डिब्बे। चलिए रिएक्शन के साथ समझेंगे। बात समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल सर, रिएक्शन के साथ हम समझेंगे। भैया CaCO3 है, बात समझ में आई, और आप इसको दे रहे हो ऊष्मा, उसको अपन डेल्टा लिख देते हैं बेटा। CaO बन रहा है, CO2 बन रहा है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 सिचुएशन हो रही है, ठीक है, कि अव्यवस्था जो है ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो मैं कह रहा हूं भाई अव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अव्यवस्था के हिसाब से तो ये स्वतः प्रक्रम होना चाहिए। पर दूसरी बात ये, बात समझ में आई, दूसरी बात ये, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊष्मा का कम, ज्यादा नहीं, कम अवशोषण हो रहा है। तो आप बोलोगे सर कम अवशोषण हो रहा है मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो है, बात समझ में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो है, पर अवशोषण कैसा हो रहा है भाई, कम हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा शोषी तो है पर अवशोषण कैसा हो रहा है भैया, कम हो रहा है। मतलब ये कि प्रभावित कौन करेगा, अव्यवस्था। बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई प्रभावित कौन करेगा, प्रभावित कौन करेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभावित करेगा आपका अव्यवस्था। ये बात समझ में आ गई? अब अव्यवस्था जो है वो कैसी है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अव्यवस्था का ज्यादा होना मतलब ये हो जाएगा स्वतः प्रक्रम, मतलब ये कैसा हो जाएगा
बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा स्वतः प्रक्रम। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस सर। एक और उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हम क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस उदाहरण में हमने एक सिचुएशन रखी है कि भैया सुनो, एक सिचुएशन हमने रखी है कि ऊर्जा जो है ना या अभिक्रिया जो है वो पता है कैसी है, वो है आपकी ऊष्मा ठीक है क्षेपी है। आपने कहा सर ऊष्मा क्षेपी है, इसका मतलब ऊर्जा तो कम ही हो जाएगी, भाई एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी। ऊष्मा क्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा अव्यवस्था कैसी हो रही है, तो भाई अव्यवस्था जो है वो कम हो रही है। अच्छा ज्यादा करते हैं, रुको ज्यादा कर देते हैं। ऊष्मा क्षेपी है, इसका मतलब ऊर्जा कैसी हो जाएगी, तो भाई कम हो जाएगी। ऊर्जा कैसी हो जाएगी, तो आपने कहा सर कम हो जाएगी। तो ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका स्वप्रक्रम हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, ऊष्मा क्षेपी है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि अव्यवस्था जो है वो कैसी हो रही है, भाई ज्यादा हो रही है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका स्वतः प्रक्रम हो जाएगा बेटा। ये भी कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा सर यह भी स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब तीसरा वाला उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा वाला उदाहरण, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी के अंदर सेट तो मैं करने वाला हूं, ये डन है, ठीक है जी। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। हमने कहा भैया कि जो अव्यवस्था है वो ना कम हो रही है। अव्यवस्था कैसी हो रही है, भाई कम हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो ऊर्जा है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, भाई अवशोषण हो रहा है। बताओ जरा क्या होगा, जो ऊर्जा है उसका अवशोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूं अव्यवस्था भी कम हो रही है, ऊर्जा जो है उसका भी अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ऊष्मा शोषी होगी। तो ये कैसी होगी, तो भाई ऊष्मा शोषी होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो एक तो ऊष्मा शोषी, ऊपर से अव्यवस्था कम हो रही है, ये कैसा होगा, अस्वतः प्रक्रम होगा। कुछ समझ में आया? आपने कहा अरे वाह सर, स्वतः प्रक्रम होगा। बात समझ में आई? तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, तो बेटा ये हो जाएगा अस्वतः प्रक्रम। एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी मस्त वाली कहानी। हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, कि इस बार जो है अव्यवस्था ये कैसी हो रही है, भाई कम हो रही है, पर ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है। ये सिचुएशन है कि रिएक्शन तो ये हो रही है, पर ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा कैसी हो रही है, भाई बाहर निकल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब मैं कह रहा हूं ऊर्जा जब बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी, क्लियर, इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखना भाई, ये भयंकर वाली क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी। बात समझ में आई? भयंकर वाली क्या होगी, तो भैया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अब ध्यान से देखो, यहां पर प्रभावित कौन कर रहा है, तो भैया यहां पर प्रभावित कौन कर रहा है बेटा, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए प्रभावित कर रही है कौन, ऊष्मा क्षेपी क्रिया। समझ में आया कुछ? इसीलिए ठीक है, जिसका असर ज्यादा होगा वैसा वो प्रक्रम हो जाएगा। दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं, पर जिसका असर ज्यादा होगा वैसे ही वो प्रोसेस या फिर क्या हो जाएगा, प्रक्रम हो जाएगा। तो यह भी हो जाएगा स्वतः प्रक्रम। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। और यदि नहीं आई प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मस्त वाली बात। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और यह पूछा जा सकता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी। देखो ये चार्ट बना हुआ है अपना, तो किसका असर कितना होगा, किसका असर जो है वो कितना होगा, इस पर डिपेंड करता है कि भाई आपका रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी और इट मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नोट करेंगे। खत्म बात। एक बार इसको भी देख लो आप बेटा, वो दो सिचुएशन है, ठीक है। और कुछ है अपने पास, तो हाँ बिल्कुल, दो कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, बढ़िया वाली कहानी आपके समझ में आ गई है।
तो आगे से ध्यान रखेंगे सिर्फ एक प्रक्रम पे या सॉरी सिर्फ एक गुणधर्म जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसी रिएक्शन के स्वतः होने या फिर ना होने के लिए। पहला, ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए और अव्यवस्था यानी कि एंट्रोपी जो है वो कैसी होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल गुरुजी, दिमाग के अंदर एकदम सेट कर लेंगे, कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ अगली वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी और गिब्स ऊर्जा के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पे या फिर यूट्यूब पे और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। यूट्यूब पे आप दोनों सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले मैग्नेट ब्रेन्स, हिंदी मीडियम वाले मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। पर यदि आप प्ले स्टोर पे हमारे ऐप पर जाते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाते हैं, राइट, तो वहां पर आप सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भैया ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक। इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो आपको भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक यहां पर सब कुछ उपलब्ध होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। साथ साथ हमारी जो बुक है और ई बुक्स है उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, नीचे मतलब इस वीडियो के। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो भैया करना क्या है, आज की जो भी क्लास में आपको यदि कोई भी XYZ डाउट आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके स्कूल की, नीट की, JEE की सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और NCERT जो कंप्लीट है उसको बढ़िया तरीके से आप लोगों के दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। स्टूडेंट्स हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।